आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा तकरीबन अभी तक चल रहा है इस तरीके से कि लोग अभी तक हॉस्पिटल्स में शिफ्ट हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहे हैं, जो फौत हुए हैं उनका आइडेंटिफाई किया जा रहे हैं। काफ़ी सवाल है, काफ़ी क्वेश्चंस है। इस ऑगस्ट हाउस में हम चाहते हैं कि अगर हम इसी इशू को, इसलिए कि आज ही घोटकी में ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है, ये इतना बड़ा हादसा है और हमारा एजेंडा है अंडरस्टैंड बहुत लंबा है, लेकिन इसलिए कि ये हादसा जारी है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपोजिशन कि हम अगर आज का एजेंडा को साइड पे रख के सिर्फ इसी इशू पे बात कर सके और सिर्फ इसी इशू पे पाकिस्तान के जो हाईएस्ट फोरम है इसको एड्रेस करें, ताकि वहाँ के अवाम को महसूस हो कि उनके इलेक्टेड नुमाइंदे उनका फ़िक्रमंद है, उनके मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। आपको भी पता है, हर मेंबर को पता है, चाहे वो उस साइड पे बैठे हो या इस साइड पे बैठे हो, कि जितने ट्रेन के हादसे हुए हैं बहुत ख़तरनाक हादसे हुए हैं। This is just the latest in a series of tragedies of incompetence that has resulted in the loss of lives of the people of Pakistan. गरीब लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं और जैसे हम एयरलाइन को सेफ्टी का इतना तवज्जो देते हैं, तो आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। उस ट्रेन पे सिर्फ घोटकी के लोग या सिंध के लोग सफ़र नहीं कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे थे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसी इशू पे आज का इजलास को नोटिस दें। थैंक यू जी। एहसन इकबाल साहब। जनाब स्पीकर, मैं बड़े साद एहतराम के साथ आपसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा, आज कौमी सानहा का दिन है। तकरीबन जो अभी तक इतलात हैं 100 के करीब वहाँ पर लोग उनकी जानें इस हादसे में नुकसान हुआ है। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बजाय ये कि इस वाक़े की कोई ज़िम्मेदारी ले, मुसलसल हुकूमती वज़रा आज 3 साल गुजरने के बावजूद कह रहे हैं कि ये हादसा इसलिए हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने काम नहीं किया था, इसलिए 3 साल बाद ये ढेरकी के करीब रेलवे का हादसा हो गया है। मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, ये बेहद ज़रूरी है कि कौम को हकायक पता चलने चाहिए, चूँकि इसके हवाले से ये बात हमें और तशवीश में मुब्तला कर रही है कि जो मुतलका अफसरान थे उन्होंने इस सेक्शन की निशानदही की हुई थी कि यहाँ पे ट्रैक की हालत जो है वो मखदूश है, और वो कहते हैं कि हमने रिपोर्टों पे रिपोर्टें लिखी, किसी ने नोटिस नहीं लिया और ये हादसा हो गया और 100 के करीब जो इतलात हैं उसमें जानों का नुकसान हो गया। और अब मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने जब हुकूमत छोड़ी जनाब स्पीकर, तो सी पैक के नतीजे में ML1 के मंसूबे को 2017 में वन बेल्ट वन रोड समिट के मौके पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान का इस ML1 मंसूबे का साइन हो गया था। 2017 और 18 में इसका टेक्निकल डिज़ाइन मुकम्मल हो गया था। हमें बताया जाए कि 3 साल गुजर गए हैं, इस ML1 मंसूबे को क्यों नहीं शुरू किया जा सका। और जनाब स्पीकर, एक नहायत अहम बात है, ये जो हुकूमती वज़रा हम पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपके लिए और आपके ज़रिए कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारे आखिरी साल में रेलवे का डेवलपमेंट बजट 43 बिलियन रुपीस था, जिसे इस हुकूमत ने आके 16 अरब रुपए कर दिया है। यानी कि आपने रेलवे का डेवलपमेंट बजट 1/3 कर दिया। कहाँ से वो डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ से वो ट्रैक्स को ठीक करेंगे, कहाँ से वो अपकीप करेंगे उस पूरे निज़ाम की, जब आपने 2/3 फंड रेलवे के काट दिए हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? ये सारे का सारा कसूर आपकी नाअहली का है, आपकी नाकामी का है। और अगर वहाँ पे ट्रैक ख़राब था तो पूरी दुनिया के अंदर ये इंतज़ाम मौजूद है कि जहाँ पे सेक्शन ख़राब होता है वहाँ पे रेलवे की स्पीड, ट्रेन की स्पीड रेगुलेट की जाती है, कम कर दी जाती है, 40 किलोमीटर कर दी जाती है,
20 किलोमीटर कर दी जाती है ताकि उस सेक्शन से बाहिफाजत ट्रेन गुजर जाए और जब ठीक ट्रैक पे आए तो बेशक 80 किलोमीटर के साथ फराटे भरती हुई जाए। तो ये नाकामी खालिसतन हुकूमत की है और हम जानना चाहते हैं कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये वजीर आजम साहब जो कि मगरबी जमहूरियत में PhD कर चुके हैं और बार बार में बताते हैं कि मगरबी जमहूरियत में क्या क्या होता है, तो आज हमें बताएं कि क्या वजीर आजम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। चूंकि इन्हीं के ज़बान से मैंने सुना था कि साउथ कोरिया में एक कश्ती डूबी तो साउथ कोरिया के वजीर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज 100 लोगों की जानें चली गई हैं और 100% नहीं 200% हुकूमत की नाअहली और नाकामी से गई हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आज वजीर आजम का इस्तीफ़ा आएगा या वजीर रेलवे का इस्तीफ़ा आएगा या साबिक वजीर रेलवे का आएगा जो 3 साल तक नून में से शीन निकालते रहे, शीन में से नून निकालते रहे, लेकिन रेलवे के ट्रैकों को नहीं देखते रहे। अब कुछ बातें सिर्फ मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं जो कुछ MNAs ने रेज़ की। पहली बात तो ये है, स्पीकर साहब वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फ़र्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने ये इनहेरिट किया था रेलवे, उस वक़्त ये रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवे सर्विसेज में शुमार होता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर नवाज शरीफ साहब आ गए और हुकूमत आ गई। हमारे सामने मंगला में एक पूरा ट्रैक जाता था, 3-4 दिन बाद पता चला कि वो ट्रैक गायब हो गया। पता चला कि इत्तफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक ख़रीद लिए और उस वक़्त ये पीपल्स पार्टी, उस वक़्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक़्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। अब हुआ ये कि जिस तरीके से ये रेलवे को चलाया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं। जिस अभी आपने सुना, हमारे मेंबर साहब बता रहे थे कि 2/3 रेलवे का बजट जो है उसको कम किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वज़ीर साद रफ़ीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि रेलवे का जो बजट है जिसको इन्होंने बढ़ाया, वो रेलवे का बजट इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर उन करप्शन केसेस का हिस्सा है जो अब नैब में शामिल हैं। ये वो हादसे हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ रहा है क्योंकि हम पर एक बदतरीन दौर जो है वो नाफिज रहा। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। आज अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता, तो आज हमें इस चीज़ का सामना ना करना पड़ता। बदकिस्मती से ये जो लॉस्ट डेकेड था जिसमें ये जमातों के
पॉलिसीज के नतीजे में जो लोग हम पर मुसल्लत रहे, उन्होंने किसी इदारे को भी तो पनपने नहीं दिया, चाहे पीटीबी हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीआईए हो। जब आप हाथ लगाते हैं तो पता चलता है किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है। और यही वो तारीख दौर है, यही वो तारीख राहें हैं जिनसे गुजरने की वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इन हादसों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की कि इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो जानें जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। आज ये बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग आज खड़े होकर इस तफाखुर से ये बातें करते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जिन्होंने तबाह किया वो हमें सबक दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये समझता हूँ, इस हाउस के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो दौरे हुक्मरानी हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, और ये सिर्फ रेलवे ही की बात नहीं है जनाब स्पीकर, 2008 से 2018 तक की आप भर्तियां उठा करके देखें, आप देखें कि किस तरह से इदारों को निचोड़ा गया, किस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 60 लोग इदारों के सरबराहान मुकर्रर किए हैं। एक शख्स के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देखें, ये इसहाक डार साहब हैं, ये उनके अब्बू हैं, ये उनकी अम्मी हैं, ये चाचू हैं, ये मामू हैं, ये अपॉइंटमेंट्स हुई। और उसके बाद जो नहीं थे, जो चाचे मामू अब्बू नहीं थे, वो क्या थे? वो फलाने का फ्रंटमैन था, वो फलाने का फ्रंटमैन था, वो फलाने का फ्रंटमैन था। इसके नतीजे में जो इदारों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने भर्तियां की, इदारों को जिस तरीके से तबाह किया, उसके नतीजे में आज हम एक क्राइसिस का शिकार हैं। हमारे इदारे बैठ गए हैं, चाहे वो SCCP का इदारा हो। आप देखिए इमरान खान ने आके क्या किया, इमरान खान का विजन क्या था। हम इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़े कर रहे हैं। हमें 3 साल लगे हैं इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हुए। हर ईंट नहीं रखी गई है, हर ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं ताकि ये इदारे बने। मेरिट के ऊपर लोग लाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है। आप इनसे कहें कि आइए अदालती रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, ये कहते हैं नहीं पहले नैब ऑर्डिनेंस अमेंड करो। आप इनसे कहें आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, ये कहते हैं पहले नैब के ऊपर बात करो। सिर्फ 10 केस जनाब स्पीकर, अगर इनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है, ये किसी चीज़ को कुछ चाहते हैं, तो सिर्फ 10 केसेस के लिए, इसके ऊपर ना इनका कोई इंटरेस्ट है ना इनका कुछ है। और आपने रवैयों का अंदाज़ा लगाइए, आप रवैयों का अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सामने आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सानहा होता है, जब हम बात करते हैं, उसको सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन का हर तरीके से ये हक है कि वो इन हादसों के ऊपर बात करे, लेकिन इन हादसों की वजूहात के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है जनाब स्पीकर। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरीके से हम इस वक्त आगे चल रहे हैं, हमारा रास्ता यह नहीं है जो होना चाहिए। हम बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका सिर्फ दिलचस्पी उन 10 केसेस से है जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और अदी फरियाल और खुर्शीद शाह के ऊपर। इसके आगे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पर ऐवान को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मुकदमात के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए। इसीलिए अपोजिशन का आज कोई किरदार नहीं है। आपने देखा किस तरीके से ये PDM में इकट्ठे हुए, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने ये कंधा इस्तेमाल किया ऐवान से बाहर बैठे हुए लीडरशिप का कि ये किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा ले। हमने उस वक्त भी कहा था आप सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आप नहीं गिरा सकेंगे और आप नहीं गिरा सके। इमरान खान
अगर आज इस मुल्क में वफाक की कोई अलामत है, इस मुल्क में अगर कोई वफाकी जमात है तो वो लीडर इमरान खान है और वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है सिंधी कौम परस्ती की जमात, जिसके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहाद किया, जिसके खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो ने जहाद किया। ये आज अपने बानियों के खिलाफ सियासत कर रहे हैं और एक कौम परस्त जमात बन के रह गई है। यही हालात हमारे पीएमएलएन सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई है जनाब स्पीकर। उसके नतीजे में मुल्क में ये जमातें इसलिए अपने आप को इतना श्रिंक कर गई हैं, ये जमातें इसलिए इतनी छोटी हो गई हैं, इनका नज़रिया नहीं है। जिन जमातों का नज़रिया नहीं होता, जिन जमातों का कोई विजन नहीं होता, वो फिर ऐसी बातें करती हैं और ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से ये सारी सियासी जमातें सुकड़ती जा रही हैं और सुकड़ती जा रही हैं और इनका कोई हाल नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले इंतखाबात आने तक ये जमातें बिल्कुल अपने चंद अपने हलकों में रह जाएंगी। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम अपोजिशन के साथ आगे चलना चाहते हैं, हम अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये जमातें आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं हैं। ये जमातें मुकद्दमात से आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं हैं। हम इनसे ये कहते हैं आप आइए जी फाज चौधरी साहब मुख्तसर करें, मैंने अपनी कार्रवाई भी कर दी आगे जी। बस आखिरी मिनट सर, मैं इनसे ये जमातों से ये कहना चाहता हूँ अपने मुकद्दमात से आगे निकल के देखें। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अपने पाँव से आगे की सोच रखें। आइए इस्लाहात के ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जी रुखसत की तरफ